एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 में, जिसमें हम पुलिस की पावर के बारे में देखेंगे। हमने डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया, यानी कि सीआरपीसी में क्या कहाँ लिखा है, मतलब क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है हमें समझ आता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर देखा जिसमें हमने क्रिमिनल कोर्ट्स को बनाया, उसमें जजेस को भी बैठा दिया, सही है। और उसके अलावा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके बारे में भी हमने बात कर ली। अब जजेस तो हमने बना दिए लेकिन उन्हें पावर नहीं दी, तो पावर जो है चैप्टर 3 दे देगा। अब कोर्ट तो एस्टेब्लिश हो गया, कोर्ट भी हो गया, जजेस भी आ गए, उन्हें पावर भी दे दी। अब उस पावर को एक्सरसाइज करने से पहले, यानी कि कोर्ट तो तब का ही काम करेगा ना, तब मेरे पास सबूत होंगे, गवाह होंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसके बारे में मुझे पता होगा। तो वो सारा काम पता लगाने का काम किसका है? पुलिस ऑफिसर का है। तो पुलिस ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे सीआरपीसी के प्रोसीजर में, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा जो पार्ट है, ट्रायल से पहले का सारा जो पार्ट है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर का रोल रहता है, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन हो या फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, सही है। चलें, तो पुलिस हायरार्की में सबसे ऊपर कौन आएंगे? सुपीरियर ऑफिसर्स आएंगे पुलिस के, ठीक है। तो सेक्शन 36 उसी की बात कर रहा है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस। पुलिस ऑफिसर, इसमें बस ये देखो, ये दे रखा है कि जो पावर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास है, ठीक है, वो सारी पावर जो है सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन वो भी एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। अब देखें, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कौन होता है ऑफिसर इन चार्ज? एसएचओ जो होता है, ठीक है। मे एक्सरसाइज द सेम पावर एक्सरसाइज कर सकता है उसी लोकल एरिया में टू विच दे आर अपॉइंटेड, जिसमें वो अपॉइंट हुए हैं, एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन, राइट। ये खत्म। नेक्स्ट जो है हमारा बात करता है कि देखो, पुलिस का तो काम है हमें प्रोटेक्ट करना, पर हमें भी तो उनकी हेल्प करनी है ना। तो बी पार्ट यही बात कर रहा है कि कहाँ पे पुलिस को अगर या मजिस्ट्रेट को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो रही है तो हम कैसे हेल्प करेंगे और कहाँ हेल्प करेंगे, राइट। और क्या हम बाउंड हैं या हम बाउंड नहीं है, वो बात भी बताई गई है। 37 कह रहा है कि पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस स्टेशन, कब असिस्ट करेगी? एवरी पर्सन इज बाउंड, यानी कि शेल, ठीक है, टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, ठीक है। जब रीजनेबली का मतलब ये है कि जहाँ एक्चुअल में नीड है, राइट। इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू अरेस्ट। एक पर्सन भाग रहा है, उसको अरेस्ट करना है, तो जनरल पब्लिक जो है पुलिस की हेल्प कर सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बाउंड है, बाउंड बाय लॉ। इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस, कोई अगर पीस को हार्म करता है, ब्रीच करता है, तो उसको प्रिवेंट कर सकती है। इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। तो सिंपल है, कहाँ कहाँ पे हेल्प करनी है, ये मतलब वर्ड्स याद कर लो। अगर कोई एस्केप हो रहा है और जहाँ पे ऑथोराइज्ड है अरेस्ट करने का, वहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस, और यहाँ पे रेलवे, कैनाल, उसकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज करता है तो, ठीक है। फिर आता है हमारा एड टू द पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर का तो हो गया, अब ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ने बोला है एग्जीक्यूट करने के लिए वारंट को, क्या हम उसकी हेल्प करेंगे? व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन। अच्छा, वारंट डायरेक्ट, हमें ना कन्फ्यूज़न होती है, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हमें कन्फ्यूज़न होती है, ऐसे नहीं बोलते कि ए के नाम का वारंट है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, पर वो वारंट जो है डायरेक्ट किसको किया जाता है? वो डायरेक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर को। जैसे कि एक जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक पुलिस ऑफिसर को कहेंगे कि ए को अरेस्ट करके लाओ, तो डायरेक्ट किसके लिए होता है? वो पुलिस ऑफिसर के लिए। और एग्जीक्यूट करने के बाद अरेस्ट किसे किया जाता है? ए के लिए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि कभी कभी नहीं भी समझ आता है या नहीं पता होता बच्चों को, मतलब मैं खुद कंफ्यूज रहती थी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्या होता है कि वो डायरेक्ट किसको किया जाता है, इस एक्यूज्ड को डायरेक्ट नहीं किया जाता, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है, सही है। चलें, व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, एक सेकेंड, टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे एड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। बस उसकी हेल्प करनी है अगर जिस भी बंदे को वारंट डायरेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। कौन देगा? मेरे अगर सामने कोई ऑफेंस हो रहा है जहाँ जो इसमें मेंशन है, तो मैं पुलिस को इंफॉर्मेशन दूंगी, ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ और of the intention of any other person to commit any offence punishable under any of the following section of the IPC। कौन कौन से? सेक्शन 121 to 126 बोथ इंक्लूसिव। तो देखो, तुम्हें सेक्शंस तो याद रहेंगे, ठीक है, तुम इस तरीके से याद रखो
एक तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट अगर हैं तो आपको बताना है, पब्लिक ट्रंक्विलिटी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस है वो आपको बताना है। सेक्शंस आपको अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से याद करो, पब्लिक ट्रंक्विलिटी या ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट रिलेटेड टू एन इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ये जो ब्राइबरी वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, इससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है तो यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ, किसी की लाइफ, कोई किसी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है कुछ भी, और रिलेटिंग टू किडनैपिंग फॉर रैंसम एक्सेट्रा। उसके अलावा कोजिंग डेथ, हर्ट, यानी कि जो ग्रीवियस ऑफेंसेस है उनका तो आपको बताना ही बताना है, जो लाइट ऑफेंसेस है उनको थोड़ा देख लेना एक बारी, राइट। रोबरी, उसके अलावा ऑफेंस रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। उसके अलावा अभी यहाँ पे देखो बाय द पब्लिक सर्वेंट है, सीबीटी वैसे नहीं आ रहा, बट बाय अगर पब्लिक सर्वेंट करता है तो इट्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द ऑफिसर्स। ऑफेंसेस ऑफ द मिस्चीफ अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, एंड यहाँ पे है रिलेटिंग टू द करेंसी, करेंसी नोट जो बैंक नोट से रिलेटेड होते हैं, जो काउंटर वेटिंग वगैरह, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ कि आप बाउंड हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि शेल इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर आपने नहीं बताया तो मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, आपके ऊपर होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, किसे देनी है, या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या द पुलिस ऑफिसर को ऑफ द कमीशन और इंटेंशन। नेक्स्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। तो बस यहाँ पे याद रखना है कि इसमें ऑफेंस जो है आउट ऑफ इंडिया भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट। प्री का क्वेश्चन बन सकता है, जनरली नहीं बनता, बट आजकल कुछ भी पूछते हैं तो यू कांट टेक अ रिस्क, है ना, तो इसलिए मेंशन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। ये कह रहा है कि एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज, किसी भी गांव के अफेयर से रिलेटेड अगर किसी बंदे को अपॉइंट किया गया है वहाँ पर, या एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन द विलेज, जो विलेज में रह रहे हैं वो बंदे, शेल फोर्थ विद कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वेन एवर इज नियरर, विच एवर इज नियरर, एनी इंफॉर्मेशन विच ही मे पोजेस रिस्पेक्टिंग। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, एक तो द परमानेंट और द टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ अ नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो स्टोलन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करता है उसकी बात हो रही है। The resort to any place within or the passage through which such village of any person whom he knows or reasonable suspect to be a thug, robber, escape, convict और proclaimed offender। यानी कि अगर किसी को इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये रोबरर हो सकता है या कोई एस्केप्ड कन्विक्ट है, मतलब कोई कन्विक्ट ऑफेंडर है और वो वहाँ से भाग आया है उसका, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या कोई ठग है, ठीक है। तो ठग का आजकल कोई ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, बट स्टिल the commission of or intention of the commit in or near any village or any non-bailable offences or any offence punishable under section 143, 44, 45, 47, 48 of IPC। सिंपल है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या कोई इंटेंशन है इनके अंदर जो फॉल करते हैं, अनलॉफुल असेंबली है, रॉयट्स है, एक्सेट्रा, इनकी, राइट। द अकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ, जैसे ये 7 साल के अंदर अंदर एक महिला की मौत हो जाती है, या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं और आपको पता है कि मौत होने के पूरे चांसेस है, या किसी की सस्पिशियस बॉडी मिल जाती है, इस तरीके से किसी की अननेचुरल डेथ है, या आपको डाउट है कि इसकी अननेचुरल डेथ हुई है और उनके घर वाले उनका क्रियाक्रम करने से पहले, मतलब ट्राई करते हैं कि पहले ही हो जाए पुलिस वगैरह आने से, तो इस केस में यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर और द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट at any place out of India nearer such village, any act which if committed in India would be an offence punishable under any of the following sections, मतलब इन सेक्शंस में जो वो हो फॉल करता हूँ। अभी कह रहे कि आउट ऑफ इंडिया है और नियर सच विलेज है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जैसे जिनकी बाउंड्रीज अपने साथ टच हो रही है वहाँ पे तो हो सकता है ना कि देखो एक दीवार का ही फ़र्क होता है, इधर इंडिया है, इधर भूटान है, या नेपाल है, या बांग्लादेश है ना, जो जिनसे अपनी मतलब बाउंड्री टच हो रही है उनकी बात हो रही है, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव। नेक्स्ट है हमारा एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, द सेफ्टी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैड डायरेक्टिंग हिम टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। यानी कि जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो अपन ने पढ़ा था, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उन्होंने बोला है या प्रिवेंशन के लिए उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव, ठीक है। और वो ऑर्डर किसका होगा, मेंटेनेंस, मतलब पीस शांति मेंटेन करने के लिए पब्लिक में।
उसके बाद है कि विलेज क्या होता है। यहाँ से ना क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो एस्केप ऑफेंडर वाला बनता है, ठीक है, बता देती हूँ आपको। एक तो ये भी बन जाता है, उसके अलावा अननेचुरल डेथ का बन सकता है, और जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से, प्री का क्वेश्चन ही बनता है मोस्टली। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे, जो बात करता है अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अब देखो, जनरल पावर तो हमने दे दी, अब है एक स्पेसिफिक पावर है जिसे हम अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो अरेस्ट की पावर किसको दी गई है? पुलिस को भी दी गई है और मजिस्ट्रेट को भी दी गई है, और एक कॉमन मैन को भी अरेस्ट की पावर है। पर किस किस सिचुएशन में पावर है वो हम यहाँ देखेंगे। अब देखिए, सेक्शन 41 से 60A तक जो बात करता है अरेस्ट के बारे में बात करता है। पहले हमें पता होना चाहिए, सेक्शन 41 पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट क्या होता है कि एक इंसान को आप कस्टडी में ले लेते हो, ठीक है, बट इट शुड बी अंडर द लॉफुल अथॉरिटी। इवन पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट द अथॉरिटी, समझ आ रही है? यानी कि पुलिस की पावर भी रेस्ट्रिक्टेड है। अब वो कैसे रेस्ट्रिक्टेड है, जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे ना 41, 42, 43, तब हमें समझ आएगा कि पुलिस की पावर भी किस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है। बेलेबल ऑफेंस में क्या पावर है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या पावर है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने कितने टाइम में प्रेजेंट करना है, उन सारों ये सारे जो हैं अरेस्ट के प्रोविजंस हैं। अच्छा, मीनिंग तो हमें समझ आ गया कि लॉफुली अगर किसी को कस्टडी में लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अरेस्ट। अब अरेस्ट जो है, एक सेकेंड, अरेस्ट जो है विद वारंट भी हो सकती है और विदाउट वारंट भी हो सकती है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब अरेस्ट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में अलग होगी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में अलग सिनेरियो होगा या अलग एसेंशियल्स होंगे जो फुलफिल करने होंगे, ठीक है। क्या अरेस्ट का ट्रायल से कोई लेना देना है? नहीं, बिल्कुल लेना देना नहीं है, सही है। ये चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली समझ आएगी जब हम रिलेट करना चीज़ों को सीखेंगे। अब जैसे देखो, अरेस्ट है, ठीक है, उसके अलावा बेल है, उसका प्रोसीजर में एज सच कोई रोल नहीं है, वो अपने साथ के साथ चलती रहती है चीज़ें, है ना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे अरेस्ट और ये बेल हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये जो साथ साथ चलती रह रही है, उनका एज सच प्रोसीजर में कोई रोल नहीं है। तो इसलिए एक बारी ना जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो पहले ख़त्म करते हैं। यानी कि अरेस्ट को हम बेल के साथ भी पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी मैं बेल पे भी ले सकती हूँ, या फिर देखते हैं किस तरीके से परस्यू करेंगे, या फिर पहले चैप्टर वाइज करते रहेंगे। उसके बाद जहाँ से मुझे लगेगा कि आज मुझे प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए कि किस तरीके से अगर ऑफेंस होता है उससे पहले का क्या सिनेरियो होता है, ऑफेंस के बाद का क्या सिनेरियो होता है, वहाँ से लेके जजमेंट तक, तो मैं वो शुरू कर दूँगी, राइट। तो अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने कैसे पढ़ना है, बट जैसे मैं पढ़ूँगी मैं वैसे आपको बताती रहूँगी। इसके अलावा जो एक दो जजमेंट होंगी जो इंपॉर्टेंट होगी, जैसे अरेस्ट के केस में अगर हम बात करें तो DK बसु का केस है, जोगिंदर कुमार का केस है, या अनिश कुमार का केस है, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी और उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना दूँगी डिटेल में। तो चलो अब चिट बहुत होगी, शुरू करते हैं। मतलब पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब विदाउट वारंट, सही है। अब ये क्या है कि यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं होती, पुलिस को दिख रहा है कि कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, उसे वहीं धर दबोचो, वो होता है विदाउट वारंट। लेकिन वारंट के केस में क्या होंगे, पहले पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगी, वहाँ से वारंट लेगी, उसके बाद उस बंदे के पास जाएगी, उसे अरेस्ट करेगी और लेके आएगी, सही है। ये प्रोसीजर है, सिंपल। अब विदाउट वारंट कब कब अरेस्ट कर सकती है वो हम देखते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, कर सकता है। किन किन सिचुएशन में, वो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आपको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ लिया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट, अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेन हैज़ बीन मेड, जिसके अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेन आई है, और credible information has been received or reasonable suspicious exists that he has committed a cognizable offense। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो cognizable offense के रिगार्डिंग है, punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied namely। अब ये कह रहे हैं कि 7 साल तक का अगर ऑफेंस करता है, ठीक है, तो उसके साथ कुछ कंडीशन जो है वो फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ विच कंप्लेन इंफॉर्मेशन और सस्पिशियस दैट द सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस, कि पहले उसने वो ऑफेंस किया है। सेकंड कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच। यहाँ पे अब ये देखना है, ये 7 साल तक के जो ऑफेंसेज है उसमें ये देखना है कि अरेस्ट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पुलिस को क्या क्या लगता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि कहीं ये बंदा कोई और ऑफेंस ना कर दे, या फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर, और टेम्परिंग, कि कहीं वो बंदा टेम्पर ना कर दे एविडेंसेस को। अच्छा जी, ये मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, मैं आपको बता देती हूँ, मेंस का क्वेश्चन भी बनता है ये।
डायरेक्ट सेक्शन उठा के पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 साल से कम ऑफेंसेस के बारे में क्या बोला गया है, 7 साल से ज़्यादा के ऑफेंसेस में क्या बोला गया है, मर्डर या कोई एक्स्ट्रा हीनियस क्राइम्स है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उनके बारे में क्या बोला गया है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से इसीलिए बता रही हूँ मैं निशान लगा लगा के, ठीक है। तो क्या क्या बोला है कि अरेस्ट ज़रूरी होगी अगर वो ऐसा डाउट है कि वो फर्दर ऑफेंस कमिट कर सकता है, या इन्वेस्टिगेशन में उसकी ज़रूरत हो सकती है, या ऐसा लग सकता है कि वो एविडेंसेस को ही गायब कर देगा या टेम्पर कर देगा, या जैसे ये विटनेसेस होते हैं उन्हें हार्म कर सकता है, उन्हें गायब कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस टू द पर्सन एक्विंटेड विद, यानी कि यहाँ पे विटनेसेस की बात हो रही है कि जो विटनेसेस हैं उनको वो इंड्यूस कर सकता है, थ्रेट कर सकता है, प्रोमिस कुछ भी कर सकता है ताकि वो अपना स्टेटमेंट जो है वो बदल दे। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी अश्योर्ड, यानी कि कुछ ऐसा नहीं होता कि बेल पे छोड़ देते हैं चलो ठीक है, या फिर अरेस्ट नहीं करते हैं और उसे बोल देते हैं कि यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड, और वो हमें पता है कि वो प्रेजेंट होगा ही नहीं तो अरेस्ट कर लेते हैं। तो कौन कौन सी सिचुएशन है, अगर नेसेसरी है उसका अगर गायब होने का डर है उसका, या फर्दर ऑफेंस करने का डर है, या इन्वेस्टिगेशन में उसकी ज़रूरत है, या फिर ऐसा लगता है कि वो इंड्यूस थ्रेट कर सकता है विटनेसेस को, या उसकी जो प्रेजेंस है कोर्ट में इंश्योर नहीं की जा सकती इन केसेस में। द पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट द रीज़न। अब यहाँ पे ना अरेस्ट का रीज़न देना होगा कि हमने इस वजह से अरेस्ट किया कि हमें इनमें से डाउट था, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, सही है। नेक्स्ट है provided that a police officer shall in all the cases where the arrest of the person is not required under the provision of subsection record the reason in writing for not making। अगर वो अरेस्ट नहीं करता तो बता सकते हैं कि वो अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, कि वो उसकी रेपुटेशन अच्छी है या फिर वो बंदा जो है कोऑपरेट करने को तैयार था, उसने मतलब ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट होम द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ विच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स। अब मोर देन 7 ईयर्स की बात है, वेदर विद और विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस एंड द पर्सन so the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed such offenses। तो यहाँ पे अगर 7 साल से ज़्यादा के ऑफेंसेस हैं तो वहाँ पे कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को अगर लग रहा है या इन्फॉर्मेशन मिली है या उसे पता है कि उसने ऑफेंस किया है, उसे धर दबोचो वहीं के वहीं, ठीक है। वहाँ पे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको इस वजह से अरेस्ट किया है। 7 साल के कम के केस हैं तो ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, 7 साल से ज़्यादा के केस है तो धर दबोचो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है इधर अंडर दिस कोड और बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उसे भी वहीं पकड़ लो, ठीक है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। In whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing, यानी कि कोई एक ऐसा बंदा जिस पे हमें पूरा शक हो कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करता है या उसके पोजेशन में वो चीज़ें मिली हैं। अब याद करो सेम ही चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी कि जहाँ जहाँ पे आपको पुलिस की हेल्प करनी है, ठीक है, यहाँ जहाँ मैंडेटरी है आपको इन्फॉर्मेशन देनी है पुलिस ऑफिसर को, सेम बातें हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अरेस्ट विदाउट वारंट है। नेक्स्ट है who obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from the lawful custody। ये वाला भी हमने ऊपर पढ़ा था, सेम इसमें रिपीट हुआ है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें रिपीट मतलब याद नहीं करनी, सेम चीज़ें हैं, बस देखना है कि कहाँ आपको अप्लाई करना है। who is reasonably suspected of being a deserter, जो डिज़र्टर है मतलब वहाँ से भाग के आ गया है, ठीक है, आर्म फोर्स से या मतलब भाग के आ गया है। तो who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place of India which if committed in India would be, बस ये है place outside India, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सारी चीज़ें सेम हैं जो आपने ऊपर पढ़ी थी कि जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, वो याद रखनी है बस। who being a released convict commits a breach of any rule, जो आपने पढ़ा है ना कि अगर किसी कन्विक्ट को रिलीज़ कर दे फिर भी वो ब्रीच करे, जो मतलब उसे कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई की थी वो अप्लाई कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंसेज और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड और इट अपीयर्स देयर फॉर्म दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्विजिशन। सिंपल, जैसे जुरिस्डिक्शन से बाहर होते हैं ना, उनकी केस की बात हो रही है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42
No person concerned with the non-cognizable offences or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of which having so concerned shall be arrested except under a warrant or बस ये बोल रहा है कि उसके अलावा जो ये कंडीशन दे रखी है उनके अलावा किसी भी बंदे को आप अरेस्ट नहीं करोगे विदाउट वारंट। लेकिन ये सेक्शन 42 क्यों कह रहा है? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, बट वहाँ पे सर्टेन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 41A जो बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे ये है कि अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है ना, ठीक है, तो उन्हें एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि कि आपके अगेंस्ट जो है इंफॉर्मेशन आई हुई है और यू हैव टू प्रेजेंट इनटू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, उन्हें बोला जाएगा कि आप अपीयर हो। नेक्स्ट है सेकंड जो है वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कंप्लाई विद। जिसके अगेंस्ट नोटिस है तो उस बंदे को कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसे पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। Where such person complies or continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence। अगर वो कंप्लाई करता रहेगा तो उसे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं करेगा तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है because he ought to be arrested। Where such person at any time fails to comply with the term of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by the competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice। तो जब तक आप कंप्लाई करते रहोगे आप फ्री हैं, कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको अरेस्ट के ऑर्डर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अच्छा यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। यूँ नहीं है कि यहाँ पे भी विदाउट वारंट आप चल दिए उसे अरेस्ट करने, यहाँ पे भी आपको ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्या बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिसर्स मेकिंग अरेस्ट। अब इसमें कह रहे हैं कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग द अरेस्ट उन्हें क्या क्या उनकी भी ड्यूटी है यहाँ पे कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे कि वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। बियर एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजीली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उनके पास उनकी आईडी होनी चाहिए, कैजुअल ड्रेस में नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शेल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन। यहाँ से बनता है आपका प्री का क्वेश्चन कि एटलीस्ट वन विटनेस से who is the member of the family of the person arrested or respectable member of the locality where the arrest is made। पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये जो पार्ट है ना पूरा इंपॉर्टेंट है। और काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, काउंटर साइन किया जाएगा बाय द पर्सन अरेस्टेड। इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of such arrest। तो अगर वो जो मेमो है उसकी फैमिली साइन करती है तो वेल एंड गुड है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई और उसकी फैमिली से अलग कोई और है तो उसका भी राइट है कि वो अपनी फैमिली को ये बता सके कि वो अरेस्ट हुआ है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन उन्हें भेजी जाएगी। सी कह रहा है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज़ अटेस्टेड बाय अ मेम्बर ऑफ हिज फैमिली। अच्छा ये तो हो गया, सॉरी हाईलाइट करना भूल गई थी ना इसे। चलें नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। अब कंट्रोल रूम होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किस लेवल पे, एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, सही है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड केप्ट आउटसाइड द कंट्रोल रूम एट एवरी डिस्ट्रिक्ट द नेम द एड्रेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एंड द नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु मेड द अरेस्ट। वो उस डिस्प्ले पे होगा कि ये बंदा अरेस्ट हुआ है और इस बंदे मतलब इस पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया है। नेक्स्ट है कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स एट द स्टेट लेवल शैल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटेल्स अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस with which they are charged and maintain a database for the information of the general public। तो यहाँ पे इनका सिर्फ क्या काम है, अपना डेटाबेस तैयार करना है, ठीक है, कि बंदा कौन अरेस्ट हुआ है, ऑफेंस उसने क्या किया है, किसने उसे पकड़ा है, ये सारा का एक डेटाबेस तैयार होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा 41D राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन थ्रू आउट नोट थ्रू आउट। यहाँ से बनता है क्वेश्चन, नोट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, यानी कि ड्यूरिंग पूरी इंटेरोगेशन के दौरान उसे बैठना नहीं है वहाँ पे, ठीक है, एडवोकेट को, लेकिन यूँ है कि कुछ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में वो पार्ट ले सकता है, सही है। नेक्स्ट है हमारा अरेस्ट ऑन द रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस।
अब अपन ने बात की थी ना कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो हमने 41 के सेकंड पार्ट में देख लिया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप मना करते हो, मतलब आप अपना एड्रेस नहीं देते हो, अपना नाम नहीं बताते हो, इन्फॉर्मेशन गलत देते हो, तो वहाँ पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। क्या कह रहा है, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड और has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on demand of such officer to give his name or residence or give a name or residence which the police officer has a reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. उसे अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, when the true name and residence of the such person have been ascertained, ही शैल बी। अच्छा, ये जो है सेक्शंस भी आपको याद रखने हैं, सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एज अ सेक्शन कि सेक्शन नंबर इसमें क्या है, ऐसा। He shall be released on his execution of bail bond with or without surety to appear before the magistrate if so required। तो उसे बॉन्ड जो है भरवाया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट, मतलब NRI है या इंडिया का रेजिडेंट है ही नहीं, ठीक है, फॉरनर है, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज़, ठीक है, तो उसे एक श्योरिटीज़ जो है जो इंडिया में रहती है वो साइन करके जाएगी। शुड द ट्रू name and the residence of such person not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, should he fail to execute the bond or if so required to furnish sufficient security, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having the jurisdiction। ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसने या तो नाम बता दिया अपना, ठीक है, या बॉन्ड फिल कर दिया या श्योरिटीज़ भर दी या सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई तो सही है। अगर नहीं होती है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कोज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज इन द प्रेजेंस कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस, नंबर 1 जो आपको याद रखना है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेज और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर और कोज टू बी मेड ओवर। यहाँ से कई बार दे देते हैं बेलेबल दे देते हैं या फिर नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट। ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर और इन द एब्सेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, पहले तो वो क्या करेगा कि ट्राई करेगा पुलिस ऑफिसर आ जाए, अगर नहीं आता है तो टेक सच पर्सन कोज हिम टू बी टेकन इनटू द कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, राइट। इफ देयर इज अ reason to believe that such person come under the provision of 41, पुलिस ऑफिसर shall re-arrest him। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, री-अरेस्ट किया जाएगा उसे, यानी कि जिस पर्सन ने उसे अरेस्ट किया है उससे वो उन्हें अरेस्ट करेंगे, राइट। इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूजेज ऑन द डिमांड ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज इन्फॉर्मेशन, पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल किया है और फिर वो अपना नाम वाम देने से मना करता है, जो 42 में हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल होंगी, राइट। अब आता है हमारा 44 जो बात करता है अरेस्ट बाय द मजिस्ट्रेट, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और अंदर का जो मटेरियल है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। when offense is committed in the presence of the magistrate whether executive or judicial within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender or may thereupon subject to the provision herein contained as to bail commit the offender to the custody। देखो जनरली तो क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देते हैं अरेस्ट के, ठीक है, बट स्टिल कोई ऑप्शन नहीं है तो ही हिमसेल्फ कैन अरेस्ट। लेकिन ये कब होगा, जब वो अपने ही ज्यूरिसडिक्शन में होगा और एज अ मजिस्ट्रेट वर्क कर रहा होगा। लेकिन अगर वो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पे वो मजिस्ट्रेट एज अ मजिस्ट्रेट वर्क नहीं कर रहा या अपने ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं है, तो वहाँ पे उसे ऐसे ही माना जाएगा कि उसने 43 में एज अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट किया है। समझ आ रहा है? देखें दोबारा बताती हूँ, मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं अपना ऑफिशियल वर्क कर रही हूँ, वहाँ पे कोई ऑफेंस होता है और मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं एज अ मजिस्ट्रेट उसे अरेस्ट कर रही हूँ। पर क्योंकि मैं अभी ऑफिशियल वर्क नहीं कर रही हूँ, मैं लीव पे हूँ या फिर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मतलब आउट ऑफ अवर माई लोकल जुरिसडिक्शन हूँ, वहाँ पे मेरे को दिखा कि किसी बंदे ने ऑफेंस किया है और मैंने उसे वहाँ पकड़ लिया, तो उस केस में क्या होगा कि मैं एज अ प्राइवेट पर्सन उसे अरेस्ट कर रही हूँ, ना कि एज अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। Any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person of the whose arrest he is competent at the time and in the circumstance to issue the warrant। तो ये सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। नेक्स्ट है हमारा 45, प्रोटेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ एन आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनता बट स्टिल देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in section 41 to 44 both inclusive, no member of the armed force of the union
shall be arrested for anything done or purports to be done by him in discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government। यानी कि अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी करते टाइम किसी को मार भी देते हैं तो स्टिल यू कैन नॉट अरेस्ट दैट पर्सन, ठीक है, लेकिन वो काम यानी कि वो अथॉरिटी जो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी होगी। सही है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द क्लास or the category of the member of the forces charged within the maintenance of the public order as may be specified therein whenever they may be serving or thereupon the provision of such subsection shall apply if for the expression central government occurring therein the expression state government वहाँ पे substitute हो जाएगा। तुम्हें बस इतना समझना है जैसे कि ये दंगे भड़क जाते हैं, है ना, या कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आर्म फोर्स को बुलाया जाता है, वहाँ पे कैजुअलिटी होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन या अलाउ कर सकती है या अथॉरिटी उन्हें दे सकती है टू वर्क। नेक्स्ट है हमारा अरेस्ट हाउ मेड, किस तरीके से अरेस्ट की जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंडीशंस तो हमने दे दी, वो अनिश कुमार के केस के बाद वो 41A B C ये ऐड हो गए थे, उसमें हमने देख लिया कि उसे अपने आइडेंटिटी कार्ड पहनना है, ठीक है, मेमोरेंडम बनाना है, साइन लेने हैं और उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि आपका जो बेटा है अरेस्ट हो गया है, बेटी है अरेस्ट हो गया, व्हाटसोएवर, या मतलब जैसे भी समझ गए ना तुम। अब है अरेस्ट किस तरीके से की जाएगी, आगे है इसके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी लिखना है और वो सारे भी लिखने हैं। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स मेकिंग द सेम शेल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, उसकी बॉडी को या तो कन्फाइन करेंगे अनलेस देयर इज, देखो ऐसा होता है कि पुलिस गई, उन्होंने कहा कि चलो भाई अरेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो अगर वो साथ चल देता है, कोऑपरेट करने को तैयार है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो उसे पकड़ भी सकती है, कन्फाइन भी कर सकती है और उसकी बॉडी को टच किया जा सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटेड टू कॉन्ट्रेरी हर सबमिशन टू द कस्टडी ऑन एन ओरल सबमिशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड एंड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज रिक्वायर्ड अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ अ वुमन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। ये सिंपल भाषा में ये बोल रहा है कि आप एक महिला के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे कि आपने ये ऑफेंस किया है और चलिए हमारे साथ, ठीक है, तो अगर तो वो वुमेन तैयार हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं तैयार होती तो हमेशा आपके पास एक फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए जो उसे पकड़ कर ले जाएगी, ठीक है, और फीमेल ऑफिसर के अलावा कोई भी मेल ऑफिसर उस महिला को टच नहीं कर सकता, सिंपल। नेक्स्ट है इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडिवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज़ ऑल द मीन्स। अब यहाँ से आती है गड़बड़, ये जो इनकाउंटर होते हैं ना, ये सब कुछ यहाँ गड़बड़ शुरू होती है। क्या कह रही है, मतलब ये एक्सट्रीम पावर दे रहा है पुलिस ऑफिसर को कि अगर कोई भागने की कोशिश करे ना तो आपको कुछ नहीं करना, गोली मार दो। इसका असली मीनिंग ये नहीं है जो मैंने अभी बोला है, ठीक है, सुनने में ये आ रहा है कि ठीक है ऑल मीन्स जो तुमसे बन पड़ता है वो करो, ठीक है। तो ये जो इनकाउंटर्स होते हैं ना, इसमें ऐसा ही किया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है खुद से और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, सिंपल, कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, हम उसे पकड़ रहे थे, पैर पे गोली मार रहे थे, वो हिल गया और उसके गोली लगी और वो मर गया। सही है। तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम पावर दे रही है पुलिस ऑफिसर को कि आपको अरेस्ट कैसे करना है। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ पे देखो लिमिट कैसे लगा रहे हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज द डेथ, आप कॉज नहीं कर सकते वो इंसान की, तभी तो कहते हैं ना पैर पे गोली मार रहे थे। ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, और अब जैसे रेप के ऑफेंसेज है, रेप के ऑफेंसेज में हमने एनकाउंटर कर दिया, मर्डर के ऑफेंसेज थे हमने एनकाउंटर कर दिया, कैसे हो रहा है ये, ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ पे एक्सट्रीम पावर दे दी और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर उसको उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, जैसे रेप की है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ तक जाती है ना, तो उसे आप मार सकते हो, गोली मार सकते हो, ये चिक चिक के बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए ना, जब इसे बनाया गया था तो इंटेंशन क्या थी कि एक्सेप्शनल केसेस में आपको ये पावर यूज़ करनी है, और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बचने के लिए इस पावर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को मतलब भगवान मानने शुरू कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कह रहे हैं कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी कि रात के टाइम पे जब अंधेरा हो आप किसी भी विमेन को अरेस्ट नहीं करेंगे। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट द विमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट ऑब्टेन द, पहली बात तो ऑफिसर जो होगी वो विमेन होगी, नंबर 1। सेकंड कह रहा है बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। प्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि किसकी वो
परमिशन लगेगी या किसका ऑर्डर लगेगा, तो JMIC का ऑर्डर लगेगा, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड और द अरेस्ट इज टू बी मेड। सही है। नेक्स्ट है, अब देखो मोस्टली जगह पे ना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसके जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में है, नियरेस्ट नहीं लिखा। ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान दें। नेक्स्ट है हमारा सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड। अच्छा, इस क्लास में मतलब इस वीडियो में हम 50 तक कर लेंगे, 50 के बाद वाले जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सही है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड, उस जगह का सर्च जहाँ किसी बंदे को अरेस्ट करना है। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person is to be arrested has entered into or within any place or any person residing in or being in charge of such place shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and afford all the reasonable facilities for the search। अभी देखो, वारंट दो टाइप के होते हैं, एक अरेस्ट वारंट होता है, एक सर्च वारंट होता है। ठीक है। जब अरेस्ट वारंट है ना, तो आप उनके घर जा सकते हो, उस बंदे को सर्च कर सकते हो। ठीक है। जहाँ हमें पता है कि ये इंसान हो सकता है या छुपा हो सकता है या रहता है, कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ इनग्रेंस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1 इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट और इन एनी केस in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place to break open an outer or inner door and the window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority or the purpose demand of the कहाँ है ये admittance duly made ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिट। इसमें बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि देखो पुलिस ऑफिसर जाएगी, ठीक है। अब जब आप CID देखते हैं तो वो सीधे पहले ही दया गेट तो नहीं तोड़ता ना, पहले उन्हें कहता है कि भाई हम पुलिस ऑफिसर हैं, हमें अंदर आने दो। अगर वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। या फिर वो बंदा खुद बाहर आ जाता है तो भी वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बंदा भाग सकता है यहाँ से, ठीक है, या मुझे डाउट है कि हमें एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन पे जो पुलिस ऑफिसर है वो तोड़ सकते हैं गेट, खिड़की का मेन डोर है वो, या कोई रूम है पर्टिकुलर, वो कोई भी जो डोर है वो तोड़ सकते हैं अगर उसे एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ठीक है। बट लेकिन इफ़ अ प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल, यानी कि वहाँ एक महिला रहती है और इसका पूरा पता है हमें, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, और वो जो फीमेल है या जो महिला है उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाना है, हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम डज नॉट अपीयर इन द पब्लिक, यानी कि जो पर्दा नशीन वीमेन होती हैं, यानी कि जो घूंघट में रहती हैं या पर्दे में रहती हैं, सच पर्सन द पुलिस ऑफिसर शेल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट गिव नोटिस टू सच वीमेन, उस महिला को वो बताएंगे कि मैडम आप या तो बाहर आ जाएं, ठीक है, या अपना जो पर्दा वर्दा करना है वो कर लें क्योंकि हम अंदर आने वाले हैं। शी इज़ एट द लिबर्टी टू विड्रॉ, वो निकल सकती है बाहर, एंड शेल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर टू। सही है। Any police officer or other person authorized to make any arrest may break open any outer or inner door, window or any house, place in order to liberate himself। पहले में क्या था, आप एंटर करने के लिए तोड़ रहे हो गेट, यहाँ पे क्या है कि आपको किसी ने अंदर बंद कर दिया तो आप बाहर निकलने के लिए तोड़ रहे हो गेट। सही है। नेक्स्ट है 48, pursuit of the offenders into other jurisdiction, a police officer may for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India, जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है आप कहीं भी उसे ढूंढ सकते हो और कहीं भी अरेस्ट कर सकते हो। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, द पर्सन अरेस्टेड शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। अब देखो ये ना, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों है मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। पहले क्या करते थे, हैंडकफ्स पहना देते थे या जंजीरों से बांध देते थे, बुरे मतलब जानवरों की तरह सलूक करते थे। तो यहाँ पे ना आप भले ही वो ऑफेंडर हो, क्योंकि वो अभी एक्यूज्ड है, उसके अगेंस्ट अभी प्रूव नहीं हुई है बात, तो वो एक्यूज्ड है, तो आप उसे एज एन ऑफेंडर या एज एन एनिमल ट्रीट नहीं करोगे, उसके साथ तमीज़ से आप पेश आओगे। तो जितना रिस्ट्रेंट मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही रिस्ट्रेंट आप करेंगे। फालतू के ये हैंडकफ्स पहना दिए, जालियाँ पहना दी, या फिर ये जब तक अनटिल अनलेस यहाँ पे पूरा श्योरिटी हो या डाउट हो कि ये बंदा या तो भाग सकता है या परेशानी क्रिएट कर सकता है। सही है। नेक्स्ट है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑफ द राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है,
कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आप बताओगे कि आपको इस वजह से तो हमने अरेस्ट किया है और आपके पास बेल का राइट है। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम full particulars of the offence for which he is arrested and other ground for such arrest बताएंगे। सेकंड है, where a police officer arrest without warrant any person other than a person accused of a known bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail, क्या आप बेल ले सकते हैं, and he may arrange for surety on this behalf। ठीक है तो उसे बेल के राइट के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 50 तक बहुत है क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है यार। और बाकी का कल फिर क्लास में करते हैं। और मैं फिर से बता देती हूँ आपको, प्रोसीजर अभी शुरू नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट प्रोसीजर, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। CRPC मतलब है ये काइंड ऑफ प्रोसीजर, बट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे प्रोसीजर है। ठीक है, CRPC का प्रोसीजर शुरू होगा तो आई लेट यू नो बिफोर हैंड। तो चलते हैं फिर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते आ रहा आप लोग यार, है ना।